हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ये अच्छा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट के लेक्चर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो है मतलब टेंशन, नॉर्मल एंड वेट वाली फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी फ्रिक्शन की बात नहीं करें। दो क्वेश्चंस करते हैं पहले जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ये एम मास का ब्लॉक है एम, और ये सरफेस है, ये भी सरफेस है। ये एम मास क्या है, इससे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग है एन जी स्ट्रिंग से। ये क्वेश्चन है। तो ये सारा जो ये इक्विलिब्रियम पे पूरा जो ये सेटअप है, तो सिंपल टेंशन वगैरह, टेंशन नॉर्मल निकालना है। तो बेसिकली क्या, एम मास का इस ब्लॉक का मैं एफ बनाऊंगा। ये एम मास का ब्लॉक है, इसका एफ बनाऊंगा। तो इधर की साइड एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, सबको दिख रहा है। नीचे की साइड एक एम जी फोर्स लग रही होगी जो कि डब्ल्यू के इक्वल है, और परपेंडिकुलर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी। ओके, अब तो ये एफ बनाना सबको आ गया होगा। तो सिंपल है। ये जो स्ट्रिंग है, इसका जो स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है, इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगा रहा होगा इधर की साइड। जो ये जो सरफेस है, ये एम ब्लॉक, ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो एक सरफेस जो नीचे वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस पे एक पुशिंग फोर्स लगा रही होगी नॉर्मल, और इसका जो अर्थ है वो ब्लॉक पे वेट वाली फोर्स लगा रहा होगा एम जी। सिंपल। उसके बाद ये वाला एंगल थीटा गिवन है क्वेश्चन में। बस फिर तो क्या करोगे, ये वाली एक्सिस लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों लेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस अलॉन्ग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस पड़ रही हैं, ठीक है। सबसे कॉन्वीनियंट वाली लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जिस पे ज़्यादा पड़ती हैं फोर्सेस उससे क्वेश्चन करना सिंपल हो जाता है। ये वाला एंगल थीटा होगा। कैसे होगा, ये अगर थीटा है, ये वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, तो ये एंगल थीटा बना रही है। तो इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, सो ये वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन थी और ये वर्टिकल वाली लाइन थी, तो ये थीटा बना रही है। सो ये थीटा होगा। एम जी को रिजॉल्व कर लेंगे, तो इधर की साइड आएगा एम जी का कॉस थीटा नीचे की साइड, ओके, और इधर की साइड आएगा एम जी का साइन थीटा। गुड। उसके बाद क्या करेंगे, जो मतलब सिग्मा ऑफ लेफ्ट इसको जो सिग्मा ऑफ राइट वाला बोले, तो एफ एक्स और एफ वाई जीरो करते हैं ना बेसिकली। एक्स मतलब जो एक्सेस वाली फोर्सेज है, एफ नेट जीरो है ना, एफ नेट हमारा ज़ीरो है। तो जो इधर वाली फोर्सेज होंगी वो इधर के इक्वल होंगी, तो टी इक्वल्स टू कितना होगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, और ऊपर वाली नीचे वाली के इक्वल होंगी, तो जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। सो हमारा टेंशन और नॉर्मल यहाँ से निकल गया। गुड। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने बात करी तीनों फोर्सेस के बारे में, टेंशन, नॉर्मल और एम जी वेट वाली फोर्स जो लग रही है, तीनों फोर्सेस के बारे में बात करी। ऐसे क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें पुली और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगेन क्वेश्चन सिंपल है कि ये हमारी सरफेस टाइप है। गुड। ये हमारा ब्लॉक है, ओके। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ओके। ये हमारी पुली है जो कि इस सरफेस से कनेक्टेड है। ये हमारा तीसरा ब्लॉक है सी। इसे M1 कह देते हैं, इसे M2 कह देते हैं, इसे M3 कह देते हैं। ये हमारी पुली है, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन है। गुड। और ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो अगेन ये पूरा सेटअप कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम में। तो हम मतलब जो एफ नेट होगा इस पूरे सेटअप पे वो ज़ीरो होगा। सो अगर हम इस M1 का बनाएंगे, M1 भी इक्विलिब्रियम में, पूरा सेटअप भी इक्विलिब्रियम में, तो इंडिविजुअल्स पार्ट भी मतलब इक्विलिब्रियम में होंगे, ये दिख रहा है आपको। जैसे पहले अगर इस M1 का FVD बनाएंगे, तो ये M1 है, ये M1 है, इसका FVD बना रहे हैं। तो ये वाली स्ट्रिंग क्या है, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, और ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है, ओके। ये अगर सबको क्लियर हो रहा हो तो इस M1 का बना रहे हैं। M1 पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, नीचे की साइड एक M1G फोर्स एक्ट कर रही होगी, परपेंडिकुलर की साइड एक N1 फोर्स एक्ट कर रही होगी, और इधर की साइड एक T1 फोर्स एक्ट कर रही होगी, अगर इस M1 वाले का बना रहे हैं,
ओके, सिमिलरली इस M2 वाले का बनाते हैं, M2 वाले का FVD बनाते हैं। तो M2 वाले को देखोगे तो इस पर M2G नीचे की साइड एक्ट करेगी, तो सिंपल ही सिंपल है, वेट वाली फोर्स और एक नॉर्मल वाली फोर्स ऊपर की साइड एक्ट करेगी, N2 होगी कुछ। ओके, और फिर क्या होगा, एक टेंशन फोर्स ये वाला एंड जो 2 वाली स्ट्रिंग है ऊपर की साइड एक्ट करी होगी T2 वाली फोर्स, और जो 1 वाली स्ट्रिंग थी इसका ये वाला एंड कनेक्टेड है ना M2 से, तो एक इधर की साइड एक्ट करी होगी, तो ये T1 वाली फोर्स हो गया मेरा M2 का। और M3 का बनाते हैं, तो M3 का बनाते हैं तो नीचे की साइड एक M3G वाली फोर्स एक्ट कर रही होगी और ऊपर की साइड एक T2 वाली फोर्स एक्ट कर रही होगी। जो टेंशन है इस पूरी स्ट्रिंग में सेम रहने वाली है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, मासलेस है, और क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट हम लेते हैं इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, तो जो टेंशन T2 वाली फोर्स है वो सेम रहने वाली है। वेल डन। तो यहाँ पे मेरा जो अगर पूरे में T2 ही रहने वाला है, तो इधर की साइड एक T2 फोर्स लग रही होगी, नीचे इसका होगा ये आपका M3G। सो ये हमारा हो गया तीनों का FVD। तो सबसे पहले इधर वाली से ही तो सॉल्व करना है, तो इसमें ये वाली एक्सिस लेंगे, एक्स में तो कुछ है ही नहीं, अप इसको डाउन करेंगे F नेट 0 करने के लिए, तो मेरी T2 की वैल्यू आ जाएगी M3G। वेल डन। उसके बाद फिर ये वाली एक्सिस लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी एक्सिस लोगे इसमें, आप ये वाली लोगे, दिख रहा है ना 3 वेक्टर इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग पड़ रहे हैं, और ये वाला एंगल थीटा होगा, अगर वो वाला एंगल थीटा था तो ये होगा M2G cos थीटा नीचे की साइड, और इधर की साइड होगा M2G sin थीटा। ओके, ये तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन सबको समझ में आ रहा है ना, तो फिर बस अब ऊपर और नीचे और लेफ़्ट और राइट को इक्वेट करोगे, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 प्लस M2G sin थीटा। ओके, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, नॉर्मल की वैल्यू आएगी N2 की वैल्यू आएगी N2 इक्वल्स टू Mg2 cos थीटा, M2G सॉरी cos थीटा। सो मेरा T2 निकल चुका यहाँ से, N2 निकल चुका यहाँ से, M1 M2 M3 हमें पता ही है, G हमें पता ही है, थीटा हमें पता ही है, तो मेरा T2 पे थर्ड वाली इक्वेशन से निकल चुका था, थर्ड वाले का जो हमने वीडियो बनाया, उसके बाद मेरा N2 यहाँ से निकल गया, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मुझे T2 पता है और M2G sin थीटा पता है, तो मेरा यहाँ से T1 भी निकल जाएगा। T1 कितना आएगा मेरा, T1 आएगा T2 माइनस M2G sin थीटा। T2 क्या है, M3G, तो M3G माइनस M2G sin थीटा। गुड। ओके, और हमारा इस वाले इसमें बनाएंगे, तो इसमें सेम ये वाली एक्सिस हम कंसिडर करेंगे, ये वाला थीटा एंगल होगा, M1G cos थीटा रिजॉल्व करेंगे तो नीचे की साइड आएगा, और M1G sin थीटा इधर की साइड आएगा, इक्वेट करेंगे तो N1 की वैल्यू तो सिंपल ही आ गई, M1G cos थीटा, N1 सॉल्व हो गया, और जो टेंशन है वो T1 हो गई मेरी M1G sin थीटा। तो अगर आप यहाँ से इस वाली इक्वेशन को लोगे और इस वाली इक्वेशन को लोगे, तो ये क्या होगा, M1G sin थीटा, M1G sin थीटा, कौन कौन से इक्वेशन को ले रहा हूँ, ये T1 इक्वल्स टू M1G sin थीटा, और यहाँ पे क्या है, T1 इक्वल्स टू M3G माइनस M2G sin थीटा, तो M1G sin थीटा T1 को रिप्लेस कर दिया M1G sin थीटा से। ओके, एंड देन फिर M3 माइनस M2G sin थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, जो M3 वाला ब्लॉक होगा वो मेरा होगा M1 प्लस M2G sin थीटा, तो ये M3G होगा यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आज का स्टार्ट करने वाला है, उससे पहले ये मैंने आपको जल्दी से 2 एग्जांपल दे दिए, यहाँ पे हमने रिवीजन टाइप क्वेश्चन है ये, ताकि आपको जो आपने टेंशन, नॉर्मल और वेट वाली फोर्सेस पढ़े हैं उनके बारे में याद रहे। ओके, सो बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। गुड, तो इसके लिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, whenever there are two surfaces, two rough surfaces in contact, ठीक है, अगर 2 रफ सरफेसेस मेरी कांटेक्ट में हैं, तो जो स्लाइडिंग है उनके बीच में, स्लाइडिंग बिटवीन द surfaces इज अपोज्ड। क्या होता है, वो अपोज्ड होता है किसके द्वारा, बाई
फ्रिक्शन फोर्स, जो कि विच एक्सर्ट्स which the surfaces exert on each other. ओके, सेंटेंस क्या है कि जब भी देयर आर टू रफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेसेस हैं जो कि रफ हैं, नेचर में स्मूथ नहीं है, रफ हैं, ओके, रफ सरफेसेस हैं, वो कहाँ पे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं कि रफ सरफेसेस हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो स्लाइडिंग क्या अपोज कर रहा है, स्लाइडिंग इज अपोज्ड, ओके, बिटवीन द सरफेसेस, ओके। सो टू रफ सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, और जो स्लाइडिंग है उन बिटवीन द सरफेसेस वो अपोज होता है बाय फ्रिक्शन फोर्स द्वारा। अंडरस्टूड? क्या कहा उसने कि अगर मेरी दो रफ सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है तो उन दोनों रफ सरफेसेस के बीच में जो स्लाइडिंग का मोशन होगा, जो स्लाइडिंग होगी, वो रोकता है फ्रिक्शन फोर्स, अपोज करता है उस स्लाइडिंग को, ओके। और कैसे अपोज करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है कैसे अपोज करता है, द सरफेसेस एक्सर्ट ऑन ईच अदर, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन लगाती है, सरफेसेस ही लगाती हैं, जो दो सरफेसेस हैं वो आपस में फोर्स लगाएंगी, पहली वाली सरफेस दूसरी वाली सरफेस पे फोर्स लगाएगी और दूसरी वाली सरफेस पहली वाली सरफेस पे फोर्स लगाएगी, वो आपस में, और इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू दी सरफेस। जैसे जो नॉर्मल फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो पैरेलल होती है टू दी सरफेस के, और एंड बोथ दोनों सरफेसेस पे लगती है। ये तो नॉर्मल फोर्स भी दोनों सरफेसेस पे लगती थी, ये हम डेफिनेशन से भी देख सकते हैं और एक्शन रिएक्शन वाले फंडे से भी देख सकते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों सरफेसेस पे लगेंगी, पैरेलल होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई ये वाली बात? क्या कही मैंने फ्रिक्शन की फोर्स की कि वेन एवर देयर आर टू रफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, जब दो रफ सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में होंगी तो उनके बीच में जो स्लाइडिंग होती है वो अपोज करती है। कौन अपोज करती है? फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है। कैसे अपोज करती है? बाय अप्लाइंग मतलब फोर्स ऑन द सर्फेसेस, ऑन बोथ द सर्फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडिंग, ओके। और जो फोर्सेज लगती हैं वो पैरेलल लगती हैं और टू द सर्फेस, पैरेलल टू द सर्फेस। तो ये मेरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन। जैसे कि ये अगर ये है, ये मेरी क्या है, एक सरफेस है और ये सरफेस का नेचर क्या है, रफ सरफेस है। जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता फ्रिक्शन के बारे में तो हम जनरली स्मूथ लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रफ सरफेस है तो हम फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर करते हैं। गुड, ये हमारी रफ सरफेस है और ये क्या है हमारा, ये ब्लॉक है एम मास वाला, ओके। तो अब क्या आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस पर एक ऐसे कैपिटल एफ फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक मेरा क्या करने लगेगा, इस सरफेस पे इधर की साइड मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट को नहीं, तो मतलब क्या करेगा, ये जब ब्लॉक मूव कैसे करेगा, मूव जब भी तो करेगा जब ये नीचे वाली ब्लॉक की सरफेस और ये वाली जो हमारी ग्राउंड की सरफेस है ये आपस में स्लिप करेंगी, राइट। अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो दो टाइप से मूव कर सकता है ना, मतलब ऐसे भी मूव कर सकता है कि ये ब्लॉक हवा में ऐसे उठ जाए, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, और फिर ये लाइक खड़ा हो जाए और फिर ये ऐसे हो जाए। ऐसे वाले मूवमेंट को नहीं रोक रही फ्रिक्शन फोर्स, किस मूवमेंट को रोक रही है, स्लिपिंग वाले मूवमेंट को रोक रही है। तो ये वाली चीज़ को मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं रोक रही, लेकिन ठीक है ये तो हम पढ़ नहीं रहे, ये लाइक रोटेशन का फंड हो गया जो बाद में करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वाले मूवमेंट को नहीं रोक रही फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस चीज़ को रोक रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट अपोज मोशन, ऑलवेज डज नॉट अपोज मोशन। कभी कभी मोशन को भी अपोज करती है, लेकिन 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 स्लाइडिंग को अपोज करती है। और स्लाइडिंग की वजह से अगर मोशन अपोज होता है तो फ्रिक्शन फोर्स की कोई गलती नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का सिर्फ एक काम है, स्लाइडिंग को अपोज करना। अब उस स्लाइडिंग की वजह से मोशन अपोज होता है ना होता, फ्रिक्शन फोर्स से कोई लेना देना नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का काम है कि भैया मैं स्लाइडिंग नहीं होने दूंगी, अगर तुम मुझ पे फिसलोगे तो मैं तुम्हें फिसलने नहीं दूंगी। दुनिया चलती फ्रिक्शन फोर्स के कारण है, मतलब समझ रहे हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो आप खड़े होंगे तो फिसल जाओगे ना। जब अगर जैसे क्या होता है, कई बार स्लीपर्स नहीं पहनी होती तो पानी पे फिसलते क्यों हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाती है ना। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती तो हम गिर जाते हैं। देखा, फ्रिक्शन फोर्स तो पूरी लाइक दुनिया में है ही, मतलब हर एक जगह कार चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, बाईसाइकिल्स चल रही है फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स तो हर एक जगह है। पेन हाथ में हमने पकड़ रखा है, क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि
फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये पेन की ये वाली सरफेस और मेरी उंगलियों की सरफेस की जो सरफेस है, जो कांटेक्ट ऑफ सरफेस है, वो अगर क्या होती है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता कुछ भी, और क्या होती है बिल्कुल स्मूथ होती, तो मेरा पेन ये नीचे गिर जाता, कभी मैं इस पेन को पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि ये तो समझ रहे हो मैं पकड़ क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमारी पूरी दुनिया में लाइक फ्रिक्शन फोर्स है, हर एक जगह एवरीडे लाइफ में पूरी हमारे लाइक फ्रिक्शन फोर्स तो हर एक जगह लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स हर एक जगह लगता है लेकिन मोशन तो फिर भी होता है ना दुनिया में, तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ स्लाइडिंग को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स का काम है कि मैं स्लाइडिंग नहीं होने दूंगी, हर मतलब पूरी इच्छा से अपनी शक्ति से फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग को अपोज करता है। अब वो स्लाइडिंग के अपोज होने से मोशन अपोज होता है कि नहीं होता, वो कंडीशनल है, ठीक है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। जैसे हम जब चलते हैं, तो जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारे चलने पे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, हम आगे की साइड तो फिर भी चलते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स लगा लेकिन फिर भी हम आगे की साइड चलते हैं। समझ आ रही है भावना? बल्कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे मोशन को और सपोर्ट करता है। अगर आपको पता हो तो, अगर जैसे ये हमारी सरफेस है और ये इंसान है, ये चल रहा है और ये इसका लाइक पैर है समझ लो, तो जब हम चलते हैं हम क्या करते हैं, हम इससे पीछे की साइड धकेलते हैं, है ना, ग्राउंड को। अगर आपने अगर सोचोगे तो हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की साइड पुश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जो हमारी पैर की नीचे वाली सरफेस है वो पीछे की साइड जा रही होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर कहाँ लगती है, आगे की साइड लगती है, ताकि वो इस स्लिपिंग को, अगर हमारा पैर ऐसे है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, पीछे की साइड स्लिप करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन तो वहाँ पे हमारे पैर पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की साइड लगती है, ताकि हमारा पैर पीछे की साइड स्लिप ना हो। तो इसमें ही कई बार जब क्या होता है, चिकना होता है ग्राउंड, तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि हमारी पैर पीछे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम पैर हमारा पीछे की साइड स्लिप हो जाएगा और हम गिर जाएंगे। समझ में आई? तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा होता है। इस वाले एग्जाम्पल में हर एक जगह सपोर्ट नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हर एक जगह सपोर्ट करता है, कई बार वो अपोज भी करता है, लेकिन मेन काम उसका है स्लाइडिंग को अपोज करना। स्लाइडिंग के अपोज होने के बाद पता, मतलब वो कंडीशनल है कि मोशन अपोज हो रहा है कि मोशन सपोर्ट हो रहा है, वो लाइक डिपेंड करता है। स्लाइडिंग को अपोज करता है, बस उसका काम है स्लाइडिंग को रोकना, फ्रिक्शन फोर्स का। ओके, तो ये हमारा वॉकिंग वाला एग्जांपल था, जब हम चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको इस वाले एग्जांपल में सिखाया था कि रफ सरफेस है और ये मैंने एफ फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया एम मास पे, तो ये जो एम मास है कि जो ये नीचे वाली सरफेस है वो एम मास आगे की साइड चलेगा, तो जब ये नीचे वाली सरफेस जो हमारी ग्राउंड वाली सरफेस है और जो ब्लॉक की एम मास की नीचे वाली सरफेस है वो आपस में स्लाइड कर रहे होंगे, तभी अगर ये एम मास आगे की साइड चल रहा है तो क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो इस फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर हम इस एम मास का एफ बी डी बनाएंगे, एम मास का एफ बी डी बनाएंगे, तो एक एफ वाली फोर्स इधर की साइड लग रही है, नॉर्मल वाली फोर्स ऊपर की साइड लग रही है, वो तो क्योंकि कांटेक्ट में इसमें लगती है, नॉर्मल वाली ऊपर की साइड लग रही है। एम जी वाली नीचे की साइड लग रही है, ये भी हमें पता है क्योंकि वेट है। अब एक नई फोर्स आ गई जो कि अपोज कर रही है इस एम ब्लॉक पे, कहाँ लगेगी वो, क्योंकि ये एम ब्लॉक कहाँ चल रहा है, आगे की साइड चल रहा है, तो ये जो सरफेस है ये आगे की साइड स्लिप हो रही है, एम ब्लॉक वाली सरफेस, तो इस पर पीछे की साइड लगेगी। जिधर की साइड वो स्लिप हो रही होती है उसके अपोजिट साइड वो फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ऐसे स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसा भी हटा देते हैं, सिर्फ स्मॉल एफ लगा देते हैं, तो ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट हो रही है अगर ये ब्लॉक आगे की साइड स्लिप होने की इसकी टेंडेंसी है। ओके, तो ये हमारा इस ब्लॉक का एफ बन गया, एम मास के जो ब्लॉक था, ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स हो गई। अभी फ्रिक्शन फोर्स में अभी बताऊंगा। अभी आपको पहले समझ में आ गया ना कि क्या करती है फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है, किसे अपोज करते हैं, स्लाइडिंग को अपोज करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया इन दोनों डायग्राम्स में, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द स्लाइडिंग बिटवीन द सर्फेसेस, रफ सर्फेसेस रफ होनी चाहिए जब भी फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ऑफकोर्स अगर स्मूथ होगी तो स्लाइडिंग होनी है, मतलब कौन नहीं रोकेगा उसे। तो फ्रिक्शन फोर्स का सारा काम होता है, भैया मैं स्लाइडिंग नहीं होने दूंगा, अगर रफ सरफेस है तो स्लाइडिंग नहीं होने देनी, फ्रिक्शन फोर्स का काम ही होता है। ओके, सो मैं अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के 3 केसेस होते हैं। सबसे सिंपल वाला एक एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं तीनों केसेस को। ये एम मास का ब्लॉक है, ओके, इस पर एक एफ फोर्स लग रही है ऐसे, और ये सरफेस रफ है। इस अगर एम मास के अगर मैं एफ बी डी बनाऊँगा तो ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, नीचे की साइड एक एम जी फोर्स लग रही होगी, एफ फोर्स लगी रही है, और इस सरफेस पे एम मास के जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे एक स्मॉल एफ फोर्स लग रही होगी जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अब इन 3 केसेस में क्या, मतलब 3 केसेस क्या होंगे। एक तो होगा टेंडेंसी टू स्लाइड, मतलब जो बॉक्स है
इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी है लेकिन स्लाइड कर नहीं रहा। ओके, उसके बाद दूसरा केस होगा अबाउट टू स्लाइड, मतलब कि जो स्लाइड है बॉक्स जो है उसकी टेंडेंसी भी और जस्ट करने वाला है स्लाइड, मतलब हल्की सी फोर्स और मैं बढ़ा दूंगा तो जो बॉक्स है वो स्लाइड करने लगेगा। और थर्ड है स्लाइडिंग, कि जो ब्लॉक है वो स्लाइडिंग कर रहा है हमारी। तो जो फर्स्ट केस होता है उसमें जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो लगती है एफ नेट पैरेलल टू दी सरफेस, पहले केस में। और यहाँ पे एस लगा देते हैं स्टैटिक क्योंकि वो अभी इस रेस्ट पे बेसिकली। तो ये समझ में आया क्या कहा मैंने कहा कि जब इस ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है, मतलब अभी स्लाइड कर नहीं रहा, वो रेस्ट पे है वो ब्लॉक, और लेकिन क्योंकि मैं ये फोर्स एफ फोर्स कुछ लगा रहा हूँ ना, तो अगर मान लो ये सरफेस क्या होती स्मूथ होती तो स्लाइड करने लगता, तो लेकिन रफ है तो स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन टेंडेंसी स्लाइड करने की है। समझ रहे हो कि हम टेंडेंसी को कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि अगर सरफेस को स्मूथ कर दो तो क्या स्लाइड करेगा वो ब्लॉक, हाँ करेगा। तो मतलब क्योंकि रफ है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, इस वजह से स्लाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने की। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो मेरी होती है जितना भी पैरेलल सरफेस के एफ नेट लग रहा है, सरफेस के पैरेलल जो भी फोर्स का नेट है वो होती है। तो यहाँ पे सरफेस के पैरेलल क्या है, सिर्फ कैपिटल एफ ही है, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एफ है। तो जो मेरी यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी एफ एस होगी वो कैपिटल एफ के इक्वल होगी। बोले तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस हिसाब से काम कर रही है ना, कि अगर मैं मान लो 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और फ्रिक्शन फोर्स मेरी क्या करेगी, अपोज करेगी 1 न्यूटन के फोर्स से ही अपोज करेगी, कि अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन लगेगी, ताकि टेंडेंसी टू स्लाइड ना हो। मतलब जो अगर इस एफ फोर्स की वजह से स्लाइड होने की उसकी टेंडेंसी है उसे रोकेगी। स्लाइडिंग से बड़ी नफरत है फ्रिक्शन फोर्स को। अगर बंदे की टेंडेंसी होती है स्लाइड करने की तो भी रोकती है, स्लाइड करने वाला होता है तो भी रोकती है, और अगर स्लाइड कर भी रहा होता है तो भी अपोज करती है। भले ही तो स्लाइड करे लेकिन तुझे और मुश्किल से करने दूंगी स्लाइड, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की स्लाइडिंग से बड़ी दुश्मनी टाइप है। तो टेंडेंसी टू स्लाइड, अभी इस ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लाइड करने की जब ये एफ फोर्स में इस पर एक्ट करता हूँ कैपिटल एफ, ठीक है। क्यों, अगर की स्मूथ होती सरफेस तो ये स्लाइड करने लगता, लेकिन क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स उसे अपोज करने की कोशिश करी, उसकी नफरत है उसे। तो जितनी तू फोर्स लगाएगा, जितनी मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ उतनी फोर्स से वो उसे उल्टा करेगी, तो जिसकी वजह से स्लाइड नहीं होगा ब्लॉक। सिंपल सारी सी बात है। तो अगर मान लो ये एफ इसको सिर्फ 1 न्यूटन लगाई तो स्मॉल एफ क्या है हमारा 1 न्यूटन की फोर्स से वापस उसे धकेल देगा, तो वो स्लाइड नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं, तो ये मैं एफ क्या करता जाऊँगा, ये बढ़ाता जाऊँगा। मान लो मैंने 1 न्यूटन से स्टार्ट करा और मैं इसे ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ये जो एफ वाली फोर्स है वो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मेरी जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी। ये तो अभी हमको सबको समझ में आता है, ठीक है ना। मैंने जो पहला स्टेप आपको बताया कि टेंडेंसी टू स्लाइड वाली आपको सबको समझ में आई कि इस ब्लॉक की एम ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी है। क्यों टेंडेंसी है कि अगर मतलब स्मूथ सरफेस होती तो इस कैपिटल एफ फोर्स की वजह से मेरा ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता, लेकिन क्योंकि रफ सरफेस है तो मेरे पास कुछ फ्रिक्शन फोर्स है। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को मैं कैसे फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होशियार फोर्स हुई, ठीक है, इंटेलिजेंट हुई। ये नहीं कि अगर मैंने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स जितनी भी अपनी सारी लगा देगी, नहीं, वो सिर्फ जितनी हमने एफ लगाई, कैपिटल एफ लगाई, उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ताकि स्लाइडिंग ना हो। बड़ी मतलब बचा के काम करते हैं ना, अच्छे से काम करती है, लाइक बजट में काम करती है कि जितने कम से कम बजट में मेरा काम हो जाए, स्लाइडिंग रुक जाए। तो मतलब होशियार भी और स्लाइडिंग से बड़ी नफरत भी करती है। तो इंटेलिजेंट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और स्लाइडिंग से नफरत है, तो ऐसे काम करती है। तो समझ में आया पहला स्टेप। टेंडेंसी टू स्लाइड में क्या हुआ, जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो जितनी भी एफ नेट पैरेलल टू दी सरफेस के पैरेलल जितना भी एफ नेट आएगा वो उसके बराबर होगी। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस के पैरेलल क्या है, एन और एम जी तो परपेंडिकुलर है सरफेस के, सिर्फ कैपिटल एफ है पैरेलल, तो कैपिटल एफ के बराबर होगी एफ एस। और डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी स्लाइडिंग के अपोजिट वाली होगी, तो एफ एस हमारी पीछे की डायरेक्शन। एस क्यों का, ये एस क्यों लगाया है, स्टैटिक के लिए। ओके समझ में आता है। अबाउट टू स्लाइड, अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैं ये अब ये क्या है, ऐसे समझो कि ये जो ब्लॉक है, जो एफ है, ये कोई बंदा लगा रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। तो मान लो आप जो है ये एक ब्लॉक रखा हुआ है सड़क पे और आप उसे धक्का लगा रहे हो उस ब्लॉक को, ओके। तो आपने पहले कम धक्का लगाया तो वो ब्लॉक हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही थी। आपको लगाया भाई ये तो हिल ही नहीं रहा, तो आप धक्के की मतलब और तेज फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे, वो फिर भी नहीं हिल रहा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा तब आप इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दोगे कि वो ब्लॉक हिलने वाला होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। तो ये वाला है, ये वाला वो पॉइंट है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स है
तो ये एफ फोर्स है वो हम इतनी लगा देंगे कि वो मेरी फ्रिक्शन फोर्स एफ एस के मैक्स के इक्वल हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जितनी लग सकती होगी, मतलब समझा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से हवा में से तो कहीं आ नहीं रही ना, किसी चीज़ की वजह से होती है फ्रिक्शन फोर्स। ये सरफेस कितनी रफ है उस पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन फोर्स, या फिर वो कितना भारी है ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन फोर्स। अभी समझाऊंगा क्यों डिपेंड करती है कितना भारी पे, लेकिन मतलब इन चीज़ों पर डिपेंड करती है एक तरीके से। समझ में आ रही है? अगर आप प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर बहुत भारी सामान सरफेस पर रखा हुआ है, बहुत भारी सामान सड़क पर रखा हुआ है, तो उतनी मुश्किल से आप उसे धकेल पाओगे, या फिर अगर सरफेस जितनी रफ है उतनी मुश्किल से आप उसे धकेल पाओगे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या काम करती है, वो होशियार फोर्स है। जब आप कम फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज भी कम ही फोर्स से करेगी, लेकिन अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रही है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अनलिमिटेड तो बढ़ नहीं सकती ना, एक लिमिट ऐसी आएगी फ्रिक्शन फोर्स के पास कि भाई उससे ज़्यादा तो मैं बढ़ ही नहीं सकती, ये तो मेरी लिमिट थी। तो अगर तूने इससे ज़्यादा फोर्स लगा दी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स अनलिमिटेड बढ़ती तो फिर हम कभी किसी चीज़ को धक्का लगा ही नहीं सकते ना। हम धक्का जब लगाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ पे हमने इतनी फोर्स लगा दी कि वो जो डब्बा है वो आगे खिसकने लगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका कुछ मैक्सिमम अमाउंट है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि वो उससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने कम फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगाएगी, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा अपोज करेगी। लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट आएगी जहाँ पर मैं जब उतनी ही फोर्स लगाऊंगा, तो मतलब अगर मैंने उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दी तो वो स्लाइड करने लगेगी। तो ये वाली जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जो वहाँ पे मेरी जो एफ फोर्स होगी, कैपिटल फोर्स होगी, वो क्या हो रही है, एफ एस मैक्स के इक्वल हो रही है। और इसकी जो जो मतलब फॉर्मूले से रिजल्ट आता है वो आता है म्यू एस एन। ओके, यहाँ पे म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या है, एन है नॉर्मल वाली फोर्स। जो मैंने अभी कहा ना वेट पे डिपेंड करती है, वो वेट पे मतलब हमें लगता है वेट पे डिपेंड करिए, असल में नॉर्मल पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नीचे एम जी होगा ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा मेरा एम बढ़ेगा तो उतना मेरा एम जी नीचे की साइड बढ़ेगा, और जितना मेरा एम जी बढ़ेगा उतना मेरा एन भी बढ़ेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर सकती है, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम बजट है जिससे वो मुझे अपोज कर सकती है स्लाइडिंग को, वो है मेरा म्यू एस एन। जहाँ पे म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमें जनरली क्वेश्चंस में गिवन होगा या फिर मतलब जैसे भी होगा, मतलब म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट टाइप मतलब ये हमें दे रखा होगा। और ये क्या है, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरी नॉर्मल, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो मेरी नॉर्मल पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम जो है फ्रिक्शन फोर्स का वो मेरा नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो समझ में आया? तो मैंने क्या कहने की आपसे कोशिश करी इन दोनों केसेस में। थर्ड वाला केस तो फिर भी सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड केस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने क्या कहने की कोशिश करी, मैंने कहने की कोशिश करी कि एक आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया कि एक ब्लॉक है जो कि सड़क पे रखा हुआ है और आपको उसे धक्का लगा के आगे की साइड मूव करवाना है, उसे स्लाइड कराना है आगे की साइड। तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है कि जब मैंने उस पर मैं पहले उस पर अगर कम फोर्स लगा रहा हूँ तो वो मूव नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि तो क्यों मूव नहीं कर रहा, तो आपको पता होना चाहिए वो ब्लॉक इसलिए आगे की साइड मूव नहीं कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी। और कितनी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो उतनी ही एक्ट कर रही होगी जितना आप धक्का लगा रहे होंगे। तो अगर आप एफ फोर्स से धक्का लगा रहे हो, एफ कुछ है फोर्स जिससे आप धक्का लगा रहे हो, जो मेरी फ्रिक्शन फोर्स होगी वो भी इसके इक्वल ही होगी इस फ्रिक्शन फोर्स के। तो बेसिकली जब मैं किसी ब्लॉक पे धक्का लगाता हूँ, सड़क पे रखा हुआ है रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर अपोजिट एक्ट करती है और मेरे उस धक्के को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से वो ब्लॉक मूव नहीं करता सड़क पर जो रखा हुआ है। लेकिन आपको समझ में आता है जब आप उस फोर्स को बढ़ाते जाओगे जो आप लगा रहे हो उस ब्लॉक पे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ब्लॉक मूव करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा एफ के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर हमेशा इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट कभी मूव करेगा ही नहीं। मैं एफ बढ़ाता जाऊंगा, कैपिटल एफ जो है मेरा, उसे मैं बढ़ाता जाऊंगा बहुत ज़्यादा लगाता जाऊंगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसे अपोज करती रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना रियल लाइफ में। रियल लाइफ में क्या होता है कि आप लगाते हो फ्रिक्शन, मतलब आप फोर्स लगाते हो तो पहले कम फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं करता ऑब्जेक्ट, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो जो वो वाला फोर्स है जहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, मतलब आपने जब फोर्स बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके ज़्यादा हल्की सी और ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे तो फाइनली वो ऑब्जेक्ट आपको मूव कर जाएगा। तो आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एफ एस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, कि इतनी मैक्सिमम फोर्स है, इतना फाइनली उसका मतलब बजट जो है, इतना वो बजट है उसका, फाइनली वो इतने फोर्स एक्ट कर सकता है
अपोजिंग स्लाइडिंग को अपोज करने के लिए, ठीक है ना। और जो उसकी जो वैल्यू होती है एफ एस मैक्स की, वो इक्वल होती है म्यू एस एन। म्यू एस क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। ये आपको समझ में आता है। जो ये स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि सरफेस कितनी रफ है। और नॉर्मल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जनरली वो कितना उस ऑब्जेक्ट का मास है उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे डायग्राम से, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किसकी होगी, मेरे एम जी के इक्वल होगी ना। अगर हम सिग्मा ऑफ अप इसको से सिग्मा ऑफ डाउन करेंगे, तो नॉर्मल फोर्स मेरी एम जी के इक्वल होगी। तो आपको समझ में आता है कि जितना, तो प्रैक्टिकली अब आपको समझ में आया। अब कोई मतलब अभी तक हमें इतना पता था कि भाई भारी ऑब्जेक्ट बड़ी मुश्किल से खिसकता है, ये हमें सबको पता था कि जब कोई भारी ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा होता है तो बड़ी मुश्किल से खिसकता है सड़क पे, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है। हमें ये भी पता था कि अगर सरफ जो सड़क है वो क्या होगी, अगर रफ ज़्यादा होगी तो मुश्किल से खिसकेगा। ये हमें नॉर्मल डेली लाइफ में पता था ये बात, लेकिन अब हमें फिजिक्स के तरीके से पता चल रही है कि क्यों ऐसा होता है। क्यों फिजिक्स जनरली आंसर वाई का क्वेश्चन देता है ना। फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, वाई की यूनिवर्स में जितनी भी सामान हो रही है वो क्यों नहीं है, इसी चीज़ के लिए तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो अब हमें इस चीज़ का वाई का आंसर पता चल रहा है कि जो जब सड़क जो रफ होती है, तो हमें पता चल रहा है कि जो उस पर जो फ्रिक्शन जो म्यू एस होता है, म्यू एस डिपेंड करता है कि कितनी सड़क रफ है, और जो ये एन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कितना भारी ऑब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स लग रही होगी। तो और नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के क्या होती है, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो ये तो होप सो कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो शायद और समझ में आ जाएगा, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा वो फ्रिक्शन फोर्स को एफ एस मैक्स ही ले लेते हैं, म्यू एस एन हमेशा क्या करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन ही लग रही होगी। ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान रखना, इंटेलिजेंट फोर्स है, बड़ा बचा के काम करती है, बजट में काम करती है। जितना कम से कम में काम हो जाए उतने कम से कम में काम करती है। तो जब मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपोज कम फोर्स से ही कर रही होगी, बस इतनी फोर्स लगाएगी जितनी से वो मोशन ऑफ स्लाइडिंग रुक जाए। ओके, जब मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ाने लगेगी भाई, स्लाइडिंग को रोकने के लिए। स्लाइडिंग से बड़ी नफरत है फ्रिक्शन फोर्स को, तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा तब मैं इतनी फोर्स लगाऊंगा कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड करने वाला होगा वो ब्लॉक, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगी, मैक्सिमम लगा सकती होगी, अपनी जी जान लगा देगी एक तरीके से कि इससे ज़्यादा तो मैं लगा ही नहीं सकती फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग को रोकने के लिए। तो ये आ जाता है। उसके बाद ये थर्ड को ऑप्शन आता है कि स्लाइडिंग है, तो यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक बोले तो वो होता है म्यू के एन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब स्लाइडिंग होने लगी है ना। अभी तक क्या हो रहा था, स्लाइडिंग को होने ही नहीं दे रही थी फ्रिक्शन फोर्स। पहले तो जितनी हम फोर्स लगाए थे उसको अपोज करके स्लाइडिंग रोक ली थी। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि हमने फोर्स बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया, एफ एस मैक्स लगा दिया, सारी जितनी लगा सकती थी लगा दी फोर्स उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए। लेकिन हम बेशरम, हम तो और धक्का लगा रहे हैं, एफ हमने और बढ़ा दिया, तो स्लाइडिंग तो हो रही है। और फ्रिक्शन फोर्स को आया गुस्सा, फ्रिक्शन फोर्स ने कहा ठीक है तुझे स्लाइडिंग करनी है, हो जा स्लाइडिंग, लेकिन मैं फिर भी अपोज करूँगी म्यू के एन से। म्यू के एन क्या है, म्यू क्या है इसका काइनेटिक वाले का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन है आपका नॉर्मल फोर्स, आपको पता ही है। तो बोले तो अगर स्लाइडिंग होने लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगी अब मैंने अपनी पूरी जी जान तो लगा दिया, तो जब भी नहीं रुकी, तो अब एक कांस्टेंट फोर्स लगने लगेगी उसे रोकने के लिए स्लाइडिंग को। ये स्लाइडिंग तो हो रही है लेकिन मुश्किल से स्लाइडिंग होगी, समझ आ रहा है, मुश्किल कर रही है स्लाइडिंग को अब वो, कि ठीक है अगर मैं रोक नहीं सकती तो कम से कम मुश्किल तो कर सकती हूँ स्लाइडिंग होना। कि अगर बंदे ने एफ फोर्स जैसी, समझ रहे हो ना, कैपिटल एफ फोर्स से हम उसे स्लाइडिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम बढ़ाते गए एफ फोर्स, तब जाके बड़ी मुश्किल से स्लाइडिंग होने लगी। तो फ्रिक्शन फोर्स को लगा कि यार अब तो ये स्लाइडिंग तो रुक ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी, अब स्लाइडिंग को मुश्किल कर दूँगी कि मुश्किल से हो। तो मुश्किल से कैसे होगी कि मैं एक म्यू के एन नाम की फोर्स पीछे की साइड लगने लगेगी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपको अगर फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से अगर आपको हो सकता है थोड़ा समझ में आए, ये मेरी क्या है, कैपिटल फोर्स है, ये मेरी बढ़ रही है। ओके, कि मान लो यहाँ पे पहले 0 थी, फिर यहाँ पे 5 हो गई, फिर यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे 15 हो गई, ऐसे मैं कैपिटल फोर्स बढ़ा रहा हूँ। और मान लो 10 पे मेरा क्या है, मैक्सिमम जो म्यू एस एन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, एफ एस मैक्स वो मेरा 10 न्यूटन है, कुछ मान लेते हैं। तो क्या होगी, और ये मेरी फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स जब मैं 0 न्यूटन लगा रहा तो मेरी 0 ही होगी, जब मैं 5 न्यूटन लगा रहा तो मेरी 5 ही होगी। ओके, ये लाइन ऐसे जा रही है। जब मैं 10 लगा रहा तो मेरी 10 ही होगी।
ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, ग्राफ बन रहे 10। फिर फाइनली क्या होगा, जब मैंने 10 से ज़्यादा लगाने स्टार्ट कर दी फ्रिक्शन फोर्स, तो अब वो कुछ कम हो जाएगी और फिर वो कांस्टेंट रहेगी 10 के बाद। ये वाली जो कम होकर जो ये आएगी वैल्यू इसकी, वो आएगी म्यू के एन। ओके, जो म्यू के एन है मतलब वो थोड़ी सी कम होती है। ये मैक्सिमम फोर्स है फ्रिक्शन के। जो म्यू एन तो सेम रहेगा, तो म्यू के और म्यू एस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो म्यू के होता है वो लेस देन या फिर इक्वल टू म्यू एस होता है। समझो, कम ही होगा ना, क्योंकि ये वाले जब म्यू एस पे तो मैक्सिमम लगती है। एफ एस मैक्स कब होता है, जब म्यू एस एन होता है। तो जो म्यू के एन होगा वो ऑफकोर्स, जब वो वाली चीज़ को मैं मैक्स कह रहा हूँ तो बाकी सब तो उससे छोटी होगा ना। तो म्यू के एन क्या होता है, वैसे भी छोटा ही होता है। लाइक ये तो है ना, ये वो है कि काइनेटिक का कोफिशिएंट जो होता है फ्रिक्शन का, जो काइनेटिक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो म्यू के को रिप्रेजेंट करते हैं उससे, और वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू म्यू एस होता है। सो समझ में आया इस ग्राफ से? आपको समझ में आ रहा है ना कि जब मैं फोर्स कैपिटल एफ बढ़ा रहा हूँ, ये वाला और सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि ये एम है और ये सरफेस है और रफ है और ये कैपिटल एफ है और ये पीछे की साइड एफ, स्मॉल एफ लग रही है। ओके, तो जब मैं कैपिटल एफ को बढ़ा रहा हूँ तो उतनी ही कि 0 पे 0 है, 5 पे 5 है, 10 पे 10 है, 10 पे 10 है, फ्रिक्शन फोर्स उतने ही फोर्स से उसे अपोज कर रही है। गुड। और फिर क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा था 10 वाला जो कि इसका मैक्सिमम पॉइंट था। ये वाला जो 10 वाला पॉइंट था ये इसका म्यू एस एन, जो कि मेरा एफ एस मैक्स के इक्वल था, कि फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा नहीं लग सकती, उसकी इससे ज़्यादा लगने की बजट नहीं है, बस इतना ही बजट था उसके पास लगने का, इतनी उसकी औकात थी रोकने की। यहाँ तक उसने रोका, अपनी जी जान लगा के रोका। अब वो इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती, तो फिर वो अपनी चिड़ में आके क्या करती है कि ले ठीक है, रोक नहीं सकती मैं तुझे, लेकिन मैं स्लाइडिंग भी आराम से नहीं होने दूंगी तेरी, मुश्किल कर दूंगी स्लाइडिंग को। कैसे मुश्किल करूँगी? म्यू के एन लगा के। समझ में आ रहा है ना? फ्रिक्शन फोर्स बड़ी होशियार फोर्स है और स्लाइडिंग से बड़ी नफरत करती है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि बड़ी होशियार है, स्लाइडिंग से नफरत करती है, तो आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करती है। कि जब मैं एफ लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स उसके इक्वल एक्ट करती है, और तब मैं एक पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम पहुँच जाती है कि इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स का बजट नहीं होता एक्ट करने के लिए। उसके पॉइंट के ज़्यादा अगर मैं फोर्स लगाने लगता हूँ तो इसका मतलब है स्लाइडिंग होने लगेगी। तो जो ये वाला पॉइंट था, यहाँ तक 10 वाला जो पॉइंट था, ये नो स्लाइडिंग वाला था, अभी तक स्लाइड नहीं हो रही थी। और जो इसके बाद वाला है वो स्लाइडिंग वाला है। यहाँ पे आके फाइनली स्लाइडिंग होने लगी। तो स्लाइडिंग होने का भी ये नहीं फ्रिक्शन फोर्स सोचे चल अब स्लाइडिंग होने लगी तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, ना जी ना, चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब हम क्या करेंगे, म्यू के एन नाम की एक फोर्स लगाने लगेंगे। ठीक है, मैं रोक नहीं सकती लेकिन मुश्किल तो कर सकती हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसी फोर्स है जो पहले रोकना चाहती है, फिर मैक्सिमम पे पहुँच जाती है, उसके बाद जब उसे लगता है कि अब नहीं रोक सकती तो फिर चिड़ में आके कहते हैं ठीक है रोक नहीं सकती लेकिन मुश्किल कर दूंगी, तो फिर वो मुश्किल करने लगती है। हैंस, तो ये 3 केस होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए: टेंडेंसी टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड और स्लाइडिंग। गुड, या ओके। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे तो इस फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स की थ्योरी टाइप समझा दी। अगले लेक्चर में आप पे इस फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको फीलिंग आ जाए और अच्छे से मतलब उसे समझ पाओ। थैंक यू।